आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। मैं कार्तिकेश्वर पटेल। आज का मेरा टॉपिक है आनुवांशिकता एवं भिन्नता। तो मैं आज आप लोग को बताऊंगा कि आनुवांशिकता क्या होती है और हमारे पेरेंट्स से जो मिलने वाली कैरेक्टर्स है उसकी बात करेंगे आज। और आनुवांशिकता का सबसे पहला कई वैज्ञानिकों ने अपने मत को व्यक्त रखे और उन्हीं के आधार पर मेंडल नामक वैज्ञानिक ने अपने आधार पर आनुवांशिकता का सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे आज आनुवांशिक के जनक के रूप में आज हम जाने जाते हैं। मेंडल नामक वैज्ञानिक ने हमें आनुवांशिकता के बारे में अध्ययन करने के लिए दिया, जिसके मार्गदर्शन से आज हमें याद है कि आनुवांशिकता क्या होती है, आनुवांशिकता में भिन्नता किस प्रकार पाई जाती है, उसके बारे में आज अध्ययन करेंगे हम कि आनुवांशिकताओं को किस प्रकार समझा जा सकता है, उनके कैरेक्टर्स को किस प्रकार अध्ययन किया जा सकता है इसके माध्यम से। तो आइए आज हम देखते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि आनुवांशिकता क्या होती है। तो आनुवांशिकता सभी जीवों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो उन्हें अपने जनकों या अपने पेरेंट्स से मिले होते हैं, जिन्हें आनुवांशिक लक्षण कहा जाता है। जबकि इन लक्षणों या गुणों एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी या एक जीव से दूसरे जीव तक जाना ये आनुवांशिकता कहलाता है। और आनुवांशिकता के कारण ही पीढ़ी दर पीढ़ी जीवों में सामान्यता बनी रहती है और मनुष्य के संतान हमेशा मनुष्य के जन्म देने की जो निरंतर प्रक्रिया पाई जाती है वह आनुवांशिकता के आधार पर जन्म के जो दर होते हैं वो निरंतर कंटिन्यू बनी रहती है। इसके आधार पर हम देखते हैं कि इसमें भिन्नता किस प्रकार पाई जाती है। तो हम इसमें भिन्नता की अगर हम बात करते हैं तो यह सत्य है कि जीव अपने जनकों के समान पीढ़ी दर पीढ़ी पैदा होते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसे भी होते हैं। मान लो एक पेरेंट्स के दो संतान, तो हम दोनों संतान की तुलना में देखें तो यदि एक जनक के दो या दो से अधिक संतान की बात करें तो वे अपने जनकों के समान होते हुए भी एक दूसरे के भिन्नता पाए जाते हैं। इस लक्षण को मौजूद होकर भी अंतर पाया जाता है, जिसे भिन्नता कहा जाता है। दोनों उनके पेरेंट्स देखे जाते हैं कि उनके पेरेंट्स हैं उनके दो या दो से अधिक संतानों को जन्म दिए। जैसे हम देखते हैं दोनों में कुछ कलर की बात करें या तो कुछ स्ट्रक्चर की बात करें, कुछ बिहेवियर की बात करें, तो उनमें कई ऐसे भिन्नता पाई जाती है जो उनके लक्षण को हम देख सकते हैं। उनके कुछ कलर को भी देखा जा सकता है उनमें। तो आप लोग को मैं आज इस टॉपिक के माध्यम से कुछ बताना चाहता हूँ। जेनेटिक कैरेक्टर्स, हम ह्यूमन की ही बात करते हैं तो जेनेटिक कैरेक्टर्स हमारे जो पेरेंट्स से मिले होते हैं, तो हमारे जो पेरेंट्स से मिले रहते हैं वो है हम लोग का रोना और हंसना। ये दोनों जो क्रियाएं हैं, दो मूवमेंट्स हैं, वो हमारे पेरेंट्स से मिले हुए होते हैं, जिन्हें हम रोने और हंसने की क्रियाओं को संपन्न किया जा सकता है। इसी कारण होता है कि मनुष्य जब जन्म लेते हैं तो उनको रुलाया जाता है। उनके जो ऑर्गन्स होते हैं वो एक्टिव होते हैं, रोने के साथ साथ उनकी जो क्रियाएं होती है, रेस्पिरेशन की जो क्रियाएं, हार्ट की क्रिया, ये सब एक्टिव हो जाते हैं इसी के माध्यम से। इसके आधार पर एक मेमल्स की बात करें, एनिमल्स की बात करें तो उनमें होता है एनिमल्स में उड़ना और अपने घोंसला बनाना, ये उनके पेरेंट्स से मिले हुए रहते हैं। उनको उड़ना और ये घोंसला बनाना उनके जेनेटिक कैरेक्टर्स के अंतर्गत आता है। उनके पेरेंट्स कभी भी उनको उड़ने की जो मूवमेंट्स हैं और एक घोंसला बनाने की जो मूवमेंट्स हैं उनको वो कभी नहीं सिखाते। वो उनके जेनेटिक कैरेक्टर्स के अंतर्गत आता है, जो वो अपने जेनेटिक कैरेक्टर के आधार पर अपने जीवन को अच्छे से अच्छे तरीक़े से वो जी सकते हैं। इसके आधार पर मैं आप लोग को बता सकता हूँ कि इसी भिन्नता के कारण इस मौजूद में कोई भी दो व्यक्ति हूबहू
दो व्यक्ति एक समान नहीं होते, दोनों में कुछ न कुछ अंतर पाया जाता है। जैसे किसी में कलर पाया जाता है और किसी में कुछ बनावट होते हैं, उनके आधार पर उनके कुछ कैरेक्टर्स के आधार पर भी अलग अलग होते हैं। इसी के आधार पर वैज्ञानिकों के अनुसार मनुष्यों में दो प्रकार की भिन्नता पाई जाती है। सबसे पहला बताया गया है कि अनुवांशिकीय भिन्नता। तो अनुवांशिकीय भिन्नता में बताया गया है कि वह भिन्नता है जिसके अनुवांशिकीय एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जानना होती है। और उसके बाद द्वितीय यह बताया गया वातावरणीय भिन्नता। वातावरणीय भिन्नता वह भिन्नता है जिसकी अनुवांशिकीय नहीं होती, बल्कि यह वातावरण कारकों के कारण, जैसे वहाँ के एडाप्टेशन, उसके टेम्परेचर की बात करें, या वहाँ के जो लाइट्स की बात करें, या तो फ्रूट्स या तो कुछ भोजन की बात करें, जिसमें इत्यादि प्रकार के कारण से पैदा होते हैं। एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि एक संतुलित एडाप्टेशन का मतलब होता है कि अनुकूलन। मैं इसी में एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि एक क्या होता है एडाप्टेशन। तो एडाप्टेशन का हिंदी मतलब होता है अनुकूलन। क्या होता है, एक व्यक्ति की बात करें या तो एक एनिमल्स या मेमल्स की बात करें, इनमें अधिकांश एडाप्टेशन का मतलब यह होता है कि हम एक व्यक्ति जिस स्थान पर अपने आप को ढाल लिया, तो उस स्थान के हिसाब से अपने आप को हम उस जगह के हिसाब से परिवर्तन कर लिए, तो वह हम लोग के लिए परफेक्ट एडाप्टेशन है या तो परफेक्ट अनुकूलन है। अगर इसी आधार पे हम उस एडाप्टेशन में अपने आप को ढाल नहीं लिए या उस एडाप्टेशन में अपने आप को परिवर्तन नहीं किए, तो उस एडाप्टेशन में हम नहीं रह सकते या तो हम रहना नहीं चाहते। तो इसी के आधार पर हम किसी दूसरे जगह देखते हैं, दूसरे होम्स देखते हैं जिसमें हम अपने जीवन को जी सके, हम वहाँ पर अपने जीवन को अपने वहाँ के एडाप्टेशन के हिसाब से हम वहाँ रह सकें। यही कारण होता है कि एक व्यक्ति दूसरे जगह में जाना चाहते हैं। गांव की बात करें और शहर की बात करें, तो गांव में क्या है, गांव का अलग एडाप्टेशन होता है, शहर के अलग एडाप्टेशन होता है। गांव में आपको संतुलित वातावरण मिल जाएगा, एक संतुलित परिवार मिल जाएगा, एक समाज मिल जाएगा जिसमें आप अपने व्यवहार के माध्यम से इस समाज में आप अपना जीवन यापन कर सकते हैं। और शहर में क्या होता है, शहर में आप एक व्यक्ति ही अपने पढ़ाई तक ही सीमित रहेंगे। उसमें क्या, आप एक रूम में बंद हो जाओगे, आप उसी रूम के माध्यम से आप कॉलेज जाओगे, कॉलेज से रूम, रूम से कॉलेज, ये है आपकी दिनचर्या। शहर की बात करें तो ये क्या है, गांव की अगर दृष्टि से देखा जाए तो आपको एक सामाजिक जीवन मिल जाएगा जिसमें आप अपने जीवन की बहुत सारी क्रियाएं हैं उनको आप कर सकते हैं समाज के माध्यम से। समाज कल्याण बहुत बढ़िया कार्य है। इसमें आपको एजुकेशन, इन्वायरमेंटल एजुकेशन के बारे में पढ़ाई करने के लिए मिल जाएगा। कई वैज्ञानिक ऐसे हैं जिन्होंने गांव की दृष्टि से अपने व्यवहारिक जीवन को व्यक्त किया। इसके आधार पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि एडाप्टेशन के माध्यम से और क्या होता है। देखिए, इसके आधार पर हम देखते हैं तो आनुवंशिकता भिन्नता और गुणों में नियंत्रण का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जानना आनुवंशिक पदार्थ या इकाई के कारण होते हैं, जो जीन के रूप में केंद्रक और एवं गुणसूत्र क्रोमोसोम में स्थित होते हैं। और रासायनिक गुण, इसमें रासायनिक अणु, जैसे रासायनिक अणु की बात करें डीएनए और आरएनए। डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए का मतलब होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। एग्जाम में अधिकांश इसको पूछा जाता है डीएनए का फुल फॉर्म और आरएनए का फुल फॉर्म बताइए करके। तो इसके व्यवस्थित संख्या एवं विन्यास इत्यादि में परिवर्तन के कारण भी आनुवंशिकता में भिन्नता पाई जाती है। इसमें संख्या, उसके स्ट्रक्चर देखते हैं, उनके स्ट्रक्चर के आधार पर, उसके फार्मूला स्ट्रक्चर, इनके आधार पर हम उनके इसमें लैंगिक जनन की क्रियाओं में अनियमित विभाजन, कई ऐसे कारण हैं जिसमें हम विभिन्नताएं का रूप को देखा जा सकता है। तो आनुवंशिकता भिन्नता के कारण कुछ वैज्ञानिकों के आधार से हमें याद हुआ है कि गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन,
देखिए, गुणसूत्रों की संख्याओं में परिवर्तन का मतलब यह है कि जब किसी जीव को मूल गुणसूत्र में बदला जाते हैं तब उसे पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। गुणसूत्रों का संख्या बदलने के कारण इनके आनुवंशिक पदार्थ गुणसूत्रों पर ही स्थित होते हैं तब भी बदल जाते हैं, जिसके कारण जीव अपने जनकों से भिन्न होते हुए भी जब मनुष्यों में 46 के स्थान पर 45 क्रोमोसोम्स की संख्या देखने को मिलते हैं, जिसे टर्नर संलक्षण वाले मादा पैदा होते हैं। इनके आधार पर हम देखते हैं कि एक्स जो प्राप्त होते हैं वो फीमेल पर्सन को पैदा करते हैं और एक्स और वाई जो होते हैं वो मेल पर्सन को पैदा करते हैं। इसके आधार पर तो इनके आधार पर हम यह देखा जा सकता है कि किस प्रकार मनुष्यों का जन्म होना और उनके गुणसूत्रों का डिवीजन किस प्रकार होना। एक गैमेटोजेनेसिस करके होता है जिसमें स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस दोनों के जो डिवीजन को हम इनकी क्रियाओं के आधार पर किस प्रकार संतान गैमेट्स के आधार पर संतानों का जन्म होना इसको देखा जा सकता है। मेरे लाइफ साइंस सब्जेक्ट में मैं इस वीडियो के माध्यम से, मेरे इस चैनल के माध्यम से मैं गैमेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस को एक्सप्लेन किया गया हूँ। आपको समय मिलेगा तो आप मेरे पटेल क्लासेस के माध्यम से आप उसका अध्ययन कर सकते हैं। और इसके आधार पर मैं बताना चाहूँगा कि गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन। इससे पहले मैं आप लोग को एक जीन उत्परिवर्तन करके बताता हूँ। जीन उत्परिवर्तन क्या होता है कि जीन की संरचना में परिवर्तन के कारण भी भिन्नता उत्पन्न होती है। इसके आधार पर होता है गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन। तो गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन के कारण जीवों के विन्यास तथा संख्या में परिवर्तन हो जाता है, जिससे एक जाति के जीवों में विविध या विधिवत भिन्नता पाई जाती है। इसके आधार पर मैं आप लोग को बताऊंगा कि लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसको इंग्लिश में बोला जाता है, तो लैंगिक जनन के समय होने वाले जीन विनिमय के कारण होने वाले जीन पुनर्योजना तथा निषेचन के समय जो युग्मकों के मिलने के कारण भी आनुवंशिकता भिन्नता पाई जाती है, जिसके आधार पर कई ऐसे भिन्नता पाई जाती है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय कई ऐसे भिन्नता पाई जाती है जिसमें भिन्नता के स्वरूप या उसके विधिवत न होना इसको देखा जा सकता है। इसी के आधार पर जेनेटिक्स, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिकता और विविधता या भिन्नता का अध्ययन किया जाता है, उसे जेनेटिक्स कहा जाता है। आनुवंशिकीय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग विलियम वैटसन नामक वैज्ञानिक ने 1906 में अध्ययन किया गया था। उन्हीं ने यह नाम दिया जिनके आधार पर जेनेटिक या आनुवंशिक का अध्ययन किया गया। इसके माध्यम से इनके व्यवस्थित अध्ययन की नींव सबसे पहले मेंडल नामक वैज्ञानिक ने रखे, जिन्हें जेनेटिक्स ऑफ फादर्स के रूप में भी जाने जाते हैं। इन्हीं के माध्यम से थोड़ा सा मैं मेंडल के नाम से के बारे में बताना चाहूँगा। मेंडल नामक वैज्ञानिक का जन्म 13 जुलाई 1822 में ऑस्ट्रेलिया के मोराविया प्रांत में एक छोटा सा गांव में उनका जन्म हुआ था। उसके जन्म हुए उनके बाद ये एक आनुवंशिकी वैज्ञानिक थे जिन्होंने आनुवंशिकता का सर्वप्रथम अध्ययन किया। इस कारण इन्हें आनुवंशिकीय के जनक कहे जाते हैं। इसके आधार पर ये मौली एवं कृषक परिवार से पैदा हुए थे। इन्हीं की शिक्षा अच्छी तरह से न हो सके। प्रारंभिक शिक्षा के बाद 21 वर्ष की आयु में उन्होंने ईसाई मठ के विस्तार हेतु कार्य करने एवं निश्चय किया और वियन
विश्वविद्यालय में 2 वर्ष के अध्ययन के बाद ब्रून में एक ईसाई मठ के स्कूल में उप प्राध्यापक के पद पर कार्य किया। यहीं उन्होंने लगभग 14 वर्ष तक का कार्य संपन्न किए। इन्होंने वहीं के उद्यान में मटर के पौधों में सन 1857 के बाद उन्होंने लगभग 8 वर्षों तक 10,000 पौधों पर अपना प्रयोग किया। जब सन 1865 में ब्रून की एक प्राकृतिक विज्ञान की संस्था के सामने अपने प्रयोग को रखा, जिसे 1866 में एक्सपेरिमेंट ऑफ प्लांट्स हाइब्रिडाइजेशन के नाम से रखा, तो इसका एक दुर्भाग्य हुआ। मेंडल नामक वैज्ञानिक को अपने जीवन काल में यश और सम्मान नहीं मिल पाया। इसका कारण यह था कि जिस समय मेंडल नामक वैज्ञानिक ने अपने प्रयोग का परिणाम प्रस्तुत किया, उसी समय डार्विन और वेल्स के प्राकृतिकवाद का अध्ययन बायोलॉजी बुक में किया गया था, जिसके आधार पर लगभग 35 वर्ष तक किसी भी वैज्ञानिक ने मेंडल के कार्य पर ध्यान नहीं दिया। प्रस्तुत जब 1884 में उनकी जब मृत्यु हुई, तब सन 1900 में 3 वैज्ञानिकों ने, ह्यूगो डीवरिच हाइलैंड नामक शहर के वैज्ञानिक थे, उनके बाद कार्ल कैरेंस नामक वैज्ञानिक, ये जर्मनी वैज्ञानिक थे, एवं एरिस वान शेरमार्क नामक वैज्ञानिक है, वो ऑस्ट्रेलिया देश के वैज्ञानिक थे। इन्होंने स्वतंत्र रूप से कार्य करके वही निष्कर्ष निकाला जिसे मेंडल ने अपने पहले प्रयोग के आधार पर अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। निष्कर्ष यह निकलता है कि पूरा सम्मानपूर्वक मेंडल के हर प्रयोग और हर प्रतिपादन को सम्मानपूर्वक वैज्ञानिकों के द्वारा स्वीकार किया गया, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि वैज्ञानिक छोटे हो या बड़े, उनके प्रयोग और उनके एक्सपेरिमेंट पर फोकस करना चाहिए। इसीलिए मेंडल नामक वैज्ञानिक के आधार पर प्रयोग का प्रस्तावित किया, जिससे आज हमें मेंडल के आनुवंशिक के आधार पर उनके सिद्धांत और उनके कुछ लक्षण का अध्ययन करने को मिला। धन्यवाद दोस्तों, मेरे यह वीडियो को सुनने के लिए। मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा का प्रचार मेरे माध्यम से, आपके माध्यम से एक सामाजिक जीवन में हो सके। हम एक सामाजिक प्राणी हैं और इसी समाज के लिए कुछ करना है। आपका सहयोग रहेगा तो ज़रूर इस समाज के प्रति कुछ अपना दायित्व भी बनता है, उसको हम दायित्व का प्रतिपादन करेंगे।